हाय एवरीवन, वेलकम टू द लीगल स्नैपशॉट्स। आज हम पढ़ते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को। इसमें हम आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, डेफिनेशन जो कि सेक्शन नंबर 2 से डील करती है, उसके बाद एनालिसिस करेंगे पूरा का पूरा फर्स्ट से 3 सेक्शन तक। ठीक है, 1 to 3 सेक्शन का पूरा एनालिसिस करेंगे। जो हमारा चैप्टर 1 है सेल्स ऑफ गुड एक्ट का, वो प्रिलिमिनरी पार्ट से डील करता है और उसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 से 3। मतलब मोटा मोटा लगा लो, आज हम पूरा का पूरा चैप्टर 1 जो है सोगा का वो कंप्लीट कर लेंगे। चलो चलते हैं आज की जर्नी की तरफ। जब हम बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, वैसे किसी भी एक्ट की बात कर लो, एप्लीकेशन जानना उस एक्ट की बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तो हमें पता हो ये एक्ट कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई नहीं होता, है ना? ये जानना तो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले सुनो, ये एक्ट पूरे के पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। ये तो बात समझ आ गई। अब जब हमें इसकी सेकेंड एप्लीकेशन देखनी है तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास कितनी तरह की प्रॉपर्टी होती है। मोटा मोटा लगा लो, हमारे पास 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी वो जो कि नाम से इंटरप्रेट हो रहा है, वो प्रॉपर्टी जो कि इधर से उधर हम मूव कर सकते हैं। जैसे हमारा पेन हो गया, लैपटॉप हो गया, चार्जर हो गया, हेडफोन्स हो गए, ये सब क्या है? ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी वो हुई जो प्रॉपर्टी हम यहाँ से वहां मूव नहीं कर सकते, जैसे लैंड। लैंड के ऊपर अब सेल्स ऑफ गुड एक्ट अप्लाई नहीं होता। लैंड के ऊपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होता है। ठीक है, जब लैंड का सेल परचेज होता है तो वहां पे टीपी अप्लाई होता है, सोगा अप्लाई नहीं होता। सोगा सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। उसके बाद यहाँ पे जब हम नॉट एप्लीकेशन की बात करते हैं, वहां पे हमारे पास सेविंग्स का सोगा में ही लास्ट सेक्शन जो है, सेक्शन नंबर 66, वो सेविंग्स की बात करता है। वो हमें बताता है कि कहाँ कहाँ सोगा नहीं अप्लाई होता। वो हम वहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 66 को। अब तुम 3 बातें अच्छे से याद कर लो कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट नंबर 3 है 1930 का। ये फोर्स में कब आया? 1 जुलाई 1930 को। और इसकी रेंज क्या है? इसमें 7 चैप्टर्स हैं और 66 सेक्शंस हैं। चलो अब चलते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं स्टोरी क्या है सोगा की। सोगा जो था, पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, चैप्टर 7। ठीक है, इसमें 7 चैप्टर है सोगा में, और ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर 7 ही था। ठीक है, तो काफी रिलेट कर रहा है ना? हाँ, याद करने के लिए तुम्हारे लिए आसानी होगी। आगे सुनो, जो सोगा है ये 1930 को आया। उसके बाद इसमें सोगा की बहुत मतलब कई प्रोविजंस को, बहुत सारी प्रोविजंस को हमने बोरो किया इंग्लिश सेल ऑफ गुड एक्ट 1893 से। ठीक है, और आज भी जहां पे सोगा साइलेंट है, वहां पे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अप्लाई करते हैं। चलो अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना सेक्शन नंबर 1 को। सेक्शन नंबर 1 के एनालिसिस में अगर हम जाएं तो इसमें 2 बातें जाननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये कब आया फोर्स में? 1 जुलाई 1930। ये एक्सटेंड करता है पूरे के पूरे इंडिया पर। उसके बाद पहले इसका नाम सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 ना होते हुए इसका नाम था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बाद में क्या हुआ, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को बोला गया कि सोगा में जो डेवलपमेंट्स की जरूरत है वो हमें रिकमेंड करो। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 8 रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया कि एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि इसका नाम के आगे से इंडियन हटा दो। तो हमने बोला तथास्तु, हमने हटा दिया। ये लॉ कमीशन ऑफ कमेटी को हेड कर रहे थे MC सितलवत। और ये एक्ट 33 ऑफ 1963 था, और ये कब आया? 22 सितंबर 1963 को। तुम्हें ये डेट याद रहे ना रहे, मुझे जरूर रहेगी क्योंकि इस डे को मेरा बर्थडे होता है। चलो चलते हैं आगे। डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, इसमें टोटल 15 डेफिनेशंस है। ठीक है, इसको एक स्लाइड पे लिखने का मोटिव ये है कि एक बार ध्यान से देखो लॉ मेकर्स ने तुम्हारा काम कितना आसान किया है, इसको ऑब्जर्व करके देखो। उन्होंने इसको खुद ही एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट करके दिया है। देखो, BCDEFGH बन रहा है ना, पहले बी, बाद में डी, फिर एफ, फिर जी, फिर आई। तो ये तुम्हारा क्रोनोलॉजिकली सेट। चलो आगे चलते हैं हम इसकी फर्स्ट डेफिनेशन पे, जो कि है बायर। बायर वो पर्सन होता है जो बाय करता है या एग्री कर रहा है बाय करने के लिए गुड्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम सेलर बनोगे कि बायर बनोगे? चलो तुम सेलर बन जाओ, मैं बायर बन जाती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं तैयार हूं, बायर, एज अ बायर मैं तैयार हूं कि मैं तुमसे ये प्रोडक्ट को खरीद लूंगी, तो मैं क्या हुई?
बायर हुई, है ना? मैंने बोला कि मैं तुमसे ये प्रोडक्ट खरीद लूंगी, मैं बायर हुई। बायर वो पर्सन जो बाय कर रहा है या एग्री कर रहा है कि मैं बाय कर लूंगा गुड्स को, तो वो बायर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं डिलीवरी। डिलीवरी पढ़ते हैं तो डिलीवरी में हमें दो वर्ड जानने बहुत जरूरी है, हमारे कीवर्ड्स हैं। जब एक पर्सन रेडी हो जाता है वॉलंटरी ट्रांसफर करने के लिए पोजेशन को किसी दूसरे पर्सन को, वो क्या होती है? डिलीवरी। इसमें दो कीवर्ड्स हैं, वॉलंटरी ट्रांसफर और पोजेशन। ठीक है, पोजेशन को, ठीक है, पोजेशन को वॉलेंट्री, ये नहीं इनवॉलेंट्री, कोई धमकी नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई कुछ नहीं, वॉलेंट्री ट्रांसफर कर रहा है वो अपने पोजेशन को, तो ये क्या हो गई? डिलीवरी हो गई। चलो आगे चलते हैं अब अपनी थर्ड डेफिनेशन पे, डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हारी शॉप पे, मैंने बोला ये वाले शूज मेरे को बहुत पसंद है, इसको ना एक काम करो, इसको पैक कर दो। तुमने उसको पॉलिथिन में डाल दिया, बिल काट दिया, ठीक है, वो तुमने डिलीवरेबल स्टेट पे कर दिए। ठीक है, मतलब जब ऐसी गुड्स ऐसे डिलीवरी स्टेट पे आ जाए कि बायर बाउंड हो जाए उसकी डिलीवरी लेने के लिए, तो वो क्या बन जाता है? डिलीवरी स्टेट। ठीक है, जब बायर को बाउंड कर दे क्या? डिलीवरी लेने के लिए, वो डिलीवरी स्टेट है। ठीक है, अब आगे सुनो हमारी फोर्थ डेफिनेशन। ठीक है, फोर्थ डेफिनेशन बहुत बड़ी है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बस ये याद रखो कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है। अब जब मैं तुम्हारी शॉप पे आई, मैंने तुम्हें बोला ये शूज पैक कर दो, तुमने मेरे को उसके साथ रिसिप्ट काट के दी, बिल काट के दी, तो वो बिल ये मेरा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बन गया ना, मेरे को प्रूफ कर रहा है मेरा पोजेशन को, है ना? जो भी ऐसा कोई भी आ, जैसे बिल ही है ना, ऐसी कोई भी चीज जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रूव करे मेरी पोजेशन, मेरा कंट्रोल ऑफ गुड, वो क्या होगा? वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा। तो ये कुछ एग्जांपल दी हुई है, जैसे बिल ऑफ लैंडिंग हो गया, डॉक वारंट हो गया, रेलवे रिसिप्ट हो गई, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट हो गया, वार्ड फिगर सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी एग्जांपल्स है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की। चलो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास फिफ्थ डेफिनेशन है फॉल्ट। ये जरूर, ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मतलब फॉल्ट मतलब क्या है? रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट, बस इस पे कुछ ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत है ही नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर गुड्स की। फ्यूचर गुड्स वो जो गुड्स अभी मैन्युफैक्चर होनी है, अभी प्रोड्यूस होनी है, अभी एक्वायर होनी है, सेलर ने उनको भी मैन्युफैक्चर करना है, प्रोड्यूस करना है, एक्वायर करना है, पर वो क्या कर चुका है? वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। ठीक है, वो ऑर्डर ले चुका है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, पर अभी उसने मैन्युफैक्चर करनी है, प्रोड्यूस करनी है, एक्वायर करनी है। कब करनी है? आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब उसने ऑर्डर ले लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, पर वो बाद में मैन्युफैक्चर कर रहा है, बाद में प्रोड्यूस कर रहा है, बाद में एक्वायर कर रहा है। तो इसकी वर्डिंग को थोड़ा पढ़ लेते हैं। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डील। समझ आ गया? चलो अब हम पढ़ते हैं सेवन डेफिनेशन। सेवन डेफिनेशन हमें बताती है कि कौन से गुड्स सोगा में इंक्लूड होते हैं, कौन से गुड्स के साथ सोगा डील नहीं करता, कौन से गुड्स के साथ सोगा डील करता है, कौन से के साथ नहीं करता। अब किसके साथ करता है पहले वो पढ़ते हैं। स्टॉक एंड शेयर सोगा में आते हैं, गुडविल हो गई सोगा में आती है, ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास, स्टैंडिंग टेम्पर। अब तो बोलोगे मैम ये तो जमीन के अंदर नहीं होती ग्रास, है ना? तो सुनो, जब हम एग्री कर गए कि सेल से पहले हम एग्री कर गए कि हम इसको स्वेयर कर देंगे, हम इसको काट लेंगे, मैंने बोला कि कोई ना, ये क्रॉप्स मैं तुम्हें ना काट के दे दूंगी, मैंने एग्री कर दिया कि मैं काट के तुम्हें सेल करूंगी। ठीक है, सेल से पहले मैं इसको काट लूंगी, तो ये क्या हुआ? ये गुड्स में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्री टू बी स्वेयर्ड बिफोर सेल, तो वो क्या हो जाती है? वो हमारी गुड्स की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद सोगा एक्सक्लूड करता है, मतलब सोगा किससे डील नहीं करता? इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो मैंने पहले बताया, लैंड वगैरह में सोगा नहीं लगता, एक्शनेबल क्लेम्स नहीं लगता, मनी करेंसी। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनो, मनी करेंसी तो फॉर प्राइस कंसिडरेशन है, तो कंसिडरेशन को कैसे तुम खरीद सकते हो? तो इस पे सोगा नहीं लगता। जो मनी सर्कुलेशन पे है उस पे सोगा नहीं लगता, पर जो मनी हमने, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पुरानी मनी पड़ी है, ठीक है, एशियंट मनी पड़ी है, मैंने उसकी ऑक्शन कर रही हूँ, तो उस पे सोगा वो अलग है, वो पार्ट उस पे सोगा लगेगा। ठीक है, वो पार्ट अलग है, पर जो मनी सर्कुलेशन में है, जो करेंसी सर्कुलेशन पे है, उस पे सोगा अप्लाई नहीं होता, पुरानी वाली पे होता है। ठीक है, वो अलग बात है।
पर जो सर्कुलेशन में है मनी उस पे अप्लाई नहीं होता है। चलो अब चलते हैं हम आगे अपनी एट्थ डेफिनेशन पे। एट्थ डेफिनेशन बात करती है कि इंसॉल्वेंट कौन होता है। वो पर्सन जो सीज कर गया है अपने डेट्स पे करने के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। ठीक है, उसने बोला उसका दिवालिया घोषित हो गया अभी। ठीक है, वो पर्सन सीज कर गया अपने सारे डेट्स पे करने पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो वो पर्सन को बोलेंगे ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी नाइन डेफिनेशन जो कि मर्केंटाइल एजेंट से डील करती है। जिस पर्सन के पास अथॉरिटी है कि वो गुड्स को सेल कर सकता है, कंसाइन कर सकता है, बाय कर सकता है, रेज कर सकता है मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको हम बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट। अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है कार का सेल परचेज का काम है। ठीक है, हमारे पास होते हैं ना कार डीलर्स। ठीक है, मैं उसके पास अपनी गाड़ी खड़ी कराई, मैंने कहा मेरी गाड़ी को ना सेल कर देना, ठीक है, मेरी गाड़ी बेच देना। ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसके पास अथॉरिटी है ना मेरी गाड़ी को बेचने की। मैंने उसको क्या अथॉरिटी दे दी कि मेरी गाड़ी को बेच देना। उसके पास तो टाइटल नहीं है, फिर मैंने उसको बोला मेरी गाड़ी को बेच देना, तो वो क्या बन गया, मर्केंटाइल एजेंट बन गया। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं हम टेंथ डेफिनेशन प्राइस की। प्राइस क्या होता है, मनी कंसिडरेशन। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन कई तरह की होती है, बट सेल ऑफ गुड एक्ट में सिर्फ हम मनी को ही कंसिडरेशन मान के चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपनी 11 डेफिनेशन प्रॉपर्टी। इसमें सिर्फ हम जनरल प्रॉपर्टी से डील करते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टी से डील नहीं करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं 12 डेफिनेशन क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी ऑफ गुड्स दो चीजों से डिटरमाइन होती है, उसकी स्टेट कैसी है गुड की, ठीक है, गुड्स की कंडीशन कैसी है, वो मानी जाती है क्वालिटी ऑफ गुड्स। उसके बाद हम बात करते हैं 13 डेफिनेशन। 13 डेफिनेशन बात करता है सेलर की। वन क्या बात करता है, सबसे पहली डेफिनेशन क्या बात करी थी, बायर की। ये क्या बात करी है, सेलर की। वो पर्सन जो सेल कर रहा है या एग्री कर रहा है सेल करने को अपने गुड्स। ठीक है, जो पर्सन अपने गुड्स बेचने के लिए तैयार है और बेच रहा है अपने गुड्स को, बायर खरीदने के लिए तैयार है, सेलर बेचने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास 14 जो डेफिनेशन है वो डील करती है स्पेसिफिक गुड्स को। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आइडेंटिफाइड है, जो असर्टेन गुड्स है। ठीक है, अब हमारे पास 10 किलो चीनी पड़ी है। उस 10 किलो चीनी से आपको चाहिए 1 किलो चीनी। ठीक है, मैंने क्या किया, उस 10 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी को तोला और एक पैकेट में डाल दी। ठीक है, वो क्या हो गई, स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, मैंने उसे स्पेसिफाइड कर दिया, मैंने आइडेंटिफाइड कर दिया, मैंने उसे छांट लिया। ठीक है, उसे असर्टेन कर दिया। ठीक है, वो अब अनसर्टेन नहीं रही, वो सर्टेन हो गई, तो वो क्या हुई, स्पेसिफिक गुड। अब उसके बाद 15 लास्ट डेफिनेशन ये बोलती है कि जहां पे, ठीक है, जिस जोन सी भी टर्म जो भी एक्सप्रेशन सोगा में डिफाइन नहीं है, वो सब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में अगर डिफाइन है तो हम वहां से मतलब ले लेते हैं। बात तो वही होगी ना, जहां पे सोगा साइलेंट है वहां पे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करते हैं, तो ये सेम बात। चलो अब हम आगे चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 3 की तरफ। सेक्शन नंबर 3 बात ये करता है जो भी प्रोविजन जो है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, जो भी प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, वहां पे हम, ठीक है, जो सेल ऑफ गुड एक्ट की प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से, वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ही अप्लाई होता है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक लॉ है। सेल ऑफ गुड एक्ट बाद में आया, पार्टनरशिप एक्ट बाद में आया, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो सब जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम कर तो सेल ऑफ गुड एक्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट ही रहे हैं ना, है ना, पार्टनरशिप में भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन को सबसे ऊपर रखते हैं। चलो आज की हमारी जर्नी खत्म होती है और हमारे ये तीनों सेक्शंस की अच्छी तरह पोस्टमार्टम हो गया। चलो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।